हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का ऑनलाइन 7th लेक्चर है और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन एक मैथमेटिकल प्रूफ को कहते हैं जिसके ज़रिए हम स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फॉल्स डिक्लेयर करते हैं फॉर इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है जी, इससे पहले हमने सीक्वेंस पढ़ा, उसमें हमने स्पेसिफिक या नंबर के लिए फाइंड आउट किए सीक्वेंस, या फिर जनरल टर्म यानी nth टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी थी उसके लिए हमने की है। अब हम इनफाइनाइट सीक्वेंस को अगर ये बताते हैं कि वो ट्रू है, यानी वो प्रोपोजिशन हमारी ट्रू है इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए, तो उसके लिए हम ये टेक्निक यूज करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए देखते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए मेथड ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ। ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है या एक मेथड है। किस चीज के लिए मैथमेटिकल प्रूफ है ये? ठीक है, typically used to establish that a given statement is true for all natural number, नॉन नेगेटिव इंटीजर जो आपके पास होते हैं। यानी मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? ये एक मेथड ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ है, यानी मैथमेटिकली हम एक चीज को प्रूफ करने का एक मेथड है हमारे पास। और किस हवाले से इसको यूज किया जाता है? टू इस्टेब्लिश, ये स्टेब्लिश करने के लिए दैट अ गिवन स्टेटमेंट, जो हमें गिवन इक्वेशन, जो स्टेटमेंट, जो प्रोपोजिशन दी गई है, इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। वो तमाम नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तमाम के लिए, जितने भी उसमें नेचुरल नंबर हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर जितने भी हैं, उनके लिए वो ट्रू है। इस चीज को प्रूव करने में हमें मैथमेटिकल इंडक्शन मदद देती है। इट इज डन, ये कैसे फुलफिल होती है ये बात, कैसे डन होती है? बाय प्रूविंग दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू। कि हम उसको पहले जो हमारे इनफाइनाइट सीक्वेंस है उसमें सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके लिए चेक करते हैं। अगर वो उसके लिए ट्रू हो गया, देन and then proving that if any one statement in the infinite sequence of the statement is true, then so is the next one. Then उसके बाद हम n टर्म के लिए फाइंड करते हैं और n के बाद n+1 के लिए। तो ये तीन टर्मों के लिए हम उसको प्रूफ करते हैं। और ये जब तीनों टर्म हम प्रूफ कर लेते हैं तो हम ये कह देते हैं, हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या होता है? इट इज डन बाय प्रूविंग that the first statement in the infinite sequence of statement is true। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए उसको चेक करते हैं कि वो ट्रू है। देन प्रूविंग दैट इफ एनी वन स्टेटमेंट, इफ एनी वन का मतलब है उसके बाद जो आएगा कोई भी स्टेटमेंट, यानी एन स्टेटमेंट हो सकता है, कोई भी स्टेटमेंट। फर्स्ट तो पता चल गया कि पहला, इफ एनी वन स्टेटमेंट का मतलब है nth, कोई भी nth इन द इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर वो भी ट्रू है तो देन सो इज द नेक्स्ट वन। तो उसके बाद जितने भी आएंगे n+1, यानी n और n+1, यानी अगर n 9 है तो n+1 क्या होगा? 9+1 10, 10 तक वो सारे ट्रू होंगे। ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको यहाँ पे। ठीक है जी। The simplest and most common form of mathematical induction proves that a statement involve a natural number n holds for all value of n। holds का मतलब है true। ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन आमतौर पे हम मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं वो ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट जिसमें नेचुरल नंबर हैं, अगर वो किसी एक नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू होगा तो इसका मतलब है वो तमाम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n के लिए ट्रू होगी। ठीक है, तो प्रूफ जब हम करेंगे तो 1 के लिए, n के लिए, n+1, तो जितने भी हम उसमें नेचुरल नंबर जितने भी इन्वॉल्व होंगे, जो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन है वो हमें ये प्रूफ करके देगा कि वो सब के लिए ट्रू है। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी मेथड ऑफ जो हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ है, प्रूफ करता है हमारे पास, प्रूव दैट, वो ये प्रूव करता है कि अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग, कि स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जो कि जिनमें नेचुरल नंबर n होंगे, होल्ड्स फॉर आर वैल्यू ऑफ n। ये हमें बताएगा कि जो भी नेचुरल नंबर आप उठाएंगे वो उस इक्वेशन में डालेंगे तो उसकी जो रिजल्ट होगी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ट्रू रिजल्ट आएगा, वो सेटिस्फाई करेगा तमाम नंबर्स ऑफ n के लिए। द प्रूफ कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स। इन मैथमेटिकल इंडक्शन का जो हमारे पास मेथड है इसमें दो स्टेप होते हैं। इस प्रूफ को, इसको प्रूफ करने के लिए, मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट को उसके दो स्टेप हैं, उनको दो स्टेप में हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं इनिशियल वैल्यू के लिए, फर्स्ट वैल्यू के लिए। वो या तो जीरो हो सकती है आपकी इक्वेशन, या जो इक्वेशन जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है
मैथमेटिकल प्रोपोज़िशनल फंक्शन जो भी दिया गया है, वो या 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा। तो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम पहले उसको 0 के लिए चेक करेंगे, यानी जो इक्वेशन हमें दी गई होगी, उस इक्वेशन में हम जैसे पीछे सीक्वेंस में 0 होता था तो 0 सारे फ़ॉर्मूले में पुट कर देते थे, तो एक सीक्वेंस की वैल्यू आ जाती थी। इसी तरह फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, और अगर 1 से स्टार्ट होता था तो पहले 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं उस इक्वेशन में, जो भी जनरल हमें एक्सप्लिसिट या जनरल फार्मूला दिया जाता था, तो उसमें हम ये प्रूफ कर देते थे, लेकिन उसमें राइट और लेफ्ट साइड कोई नहीं था। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो हम उसके मुताबिक उसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले होता है बेसिस, बेसिस स्टेप भी इसे कहते हैं या बेस केस भी उसे कहते हैं। सबसे पहले स्टेप है ये बेसिस स्टेप या बेस केस स्टेप, शोइंग दैट द स्टेटमेंट होल्ड्स व्हेन n, स्टेटमेंट ट्रू होगा जब when n is equal to the lowest value that n is given in the equation। ये n हमें इक्वेशन में दिया जाएगा, ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी उस इक्वेशन की, उसके लिए हम उसको स्टेटमेंट में डालेंगे वो वैल्यू और देखेंगे कि उसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। सेकंड जो स्टेप होगा इस प्रूफ का वो होगा इंडक्टिव स्टेप। ठीक है, इंडक्शन, इंडक्शन मीन्स ये कि मैथमेटिकली एक प्रूफ है, मेथड ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ है, शोइंग दैट इफ द स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर सम n, उसके बाद वाला, जैसे यहाँ मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप के लिए, देन n के लिए और फिर n+1 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू जो हमें दी गई होगी 0 या 1, उसके बाद जो आएगा वो हम होल्ड करेंगे यानी ट्रू साबित करेंगे उस स्टेटमेंट को फॉर सम n, कोई भी n नंबर हो सकता है, वो n k भी हो सकता है, तो हम अमूमन वेरिएबल ही लेंगे, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया है 1 या 0, इसके लिए हम इसको वेरिएबल के थ्रू ही प्रूफ करेंगे। देन द स्टेटमेंट आल्सो होल्ड्स ट्रू होगा व्हेन n+1 इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर n, जब n की जगह हम n+1 रिप्लेस करेंगे, यानी एक तो k के लिए ट्रू हो गया, दूसरा k+1 के लिए ट्रू हो गया। अब k में आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी नेचुरल नंबर डाल दें, कोई भी वैल्यू डाल दें तो वो उसके मुताबिक आएगा। फॉर एग्जांपल k, अगर आप 1 से 10 तक जा रहे हैं, तो ये आपने 1 n में 1 चेक किया, k में 9 आ गया और फिर k इसमें 9+1 ये 10 हो गया। तो 1 से 10 तक आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू और उसके लिए आपने चेक कर लिया। तो हम इस पे फिर देखेंगे इंडक्टिव स्टेप के किसी n नंबर के लिए भी देखेंगे, इसको ट्रू साबित करेंगे और k+1 यानी n+1 भी इसे कहते हैं, इस नंबर के लिए भी करेंगे। n = 1 इसके लिए, फिर n, फिर n+1, तो हम इस n की जगह k लिखेंगे, यानी हम ऐसे फिर कहते हैं कि n = 0 और n = 1 और देन फिर n = k के लिए चेक करते हैं, फिर n = k+1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है जी, तो ये जब हम एग्ज़ाम्पल करेंगे तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ये एक क्लाइंबिंग एन इनफाइनाइट लैडर, एक सीढ़ी है, उसकी जो एक एग्ज़ाम्पल दी गई है समझाने की गरज से यहाँ पे मैंने भी डाल दी है इसको। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक बंदा है, फर्स्ट स्टेप तक आएगा, सबसे पहले उसका ये होगा। इस प्रूफ से मुतालिक है, ये 2 स्टेप हैं जो बताए गए हैं। ये बेसिक स्टेप है, यानी वी कैन रीच द फर्स्ट रंग ऑफ द लैडर, हम पहले सीढ़ी तक जब अगर पहुँच सकें, तो उसके बाद क्या होगा, स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। वी कैन रीच स्टेप 1, हम पहले स्टेप पे आ गए हैं। अब हम k और k+1 स्टेप तक जा सकते हैं, कोई भी स्टेप, ठीक है? ये तो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, ठीक है? तो 1 तक आ गया है, तो इसका मतलब है सबसे पहला वाला उसने फुलफिल कर लिया है। यहाँ पे ये कामयाबी इसने हासिल कर ली कि उसने सीढ़ी के पहले जो पायदान है उस पे पाँव रख दिया है। ठीक है? देन दूसरा स्टेप इंडक्टिव स्टेप होगा, इफ वी कैन रीच अ पार्टिकुलर रंग, अगर हम किसी पार्टिकुलर रंग तक पहुँच जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम k तक पहुँच गए हैं, देन वी कैन रीच द नेक्स्ट रंग, देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे भी पहुँच सकते हैं, यानी स्टेप k पे जब आ गए हैं, तो k+1 पे भी जा सकते हैं, तो इस तरह बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे। वी कैन रीच स्टेप k+1 इफ वी कैन रीच स्टेप k, यानी k+1 से पहले k स्टेप है, ये याद रखना है। ये आगे जो इक्वेशन आएगी तो वो कुछ यूं ही नजर आएगी आपको कि स्टेप 1 होगा, 1 के बाद डॉट 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 यानी 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद k एंड देन k+1 होगा। तो हम प्रूफ तो अलग अलग करेंगे, लेकिन उनकी जो सीक्वेंस बनेगी वो यूं बनेगी कि 1, फिर उसके बाद 2 3 4 अप टू k एंड k+1।
तो हमारी जो एक सीक्वेंस बनेगी वो यूँ बनेगी। हम प्रूफ इसको अलग-अलग करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको भी अलग कर लेंगे, फिर इसको भी अलग कर लेंगे, लेकिन आखिर में इन तीनों को इकट्ठा लिख लेंगे। देन हमारा जो प्रूफ होगा, फाइनल प्रूफ होगा इस पार्ट के लिए, k+1 के लिए, वो हमें मिलेगा। उसके लिए हमें इनको एक सीक्वेंस में लिखना होगा। वी कैन रीच स्टेप k+1, हम k+1 तक तभी पहुँच सकते हैं, यानी 10वें स्टेप तक तभी पहुँच सकते हैं जब हम 9वें स्टेप पे पहुँच जाएँगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 से जंप करके 10वें स्टेप पे पहुँच गया, नहीं। दरमियान में स्टेप्स हैं जो इससे लोअर हैं। तो यहाँ पे 9वां स्टेप है, यहाँ पे 9 के बाद 10वां स्टेप है, तो मैं 10वें स्टेप पे तभी पहुँचूँगा इफ वी कैन रीच स्टेप k, जब हम 9वें स्टेप पे पहुँचेंगे, k स्टेप पे पहुँचेंगे तभी हम k+1 होंगे। ठीक है? तो फर्स्ट हम बेस स्टेप फाइंड करेंगे फर्स्ट लैडर के लिए, फिर उसके बाद यानी 1 के लिए, उसके बाद फिर वी कैन रीच अ पार्टिकुलर रंग ऑफ द लैडर, जब हम पार्टिकुलर पे पहुँच जाएँगे, सपोज़ वो k है, किसी एक पार्टिकुलर पे पहुँच गए हैं, देन वी कैन रीच द नेक्स्ट रंग, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पे पहुँच सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है सीढ़ी की कि ये एक मैथमेटिकली हम इसको प्रूफ करेंगे कि हम इस तरह पहुँच सकते हैं इसमें। अगेन वही चीज है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसूल है इसके। मैथमेटिकल इंडक्शन इज बेसिकली मेथड ऑफ प्रूफ, ये एक मेथड ऑफ प्रूफ है विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन एस्टेब्लिश सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, हम प्रोपोजिशन बनाते हैं, स्टेब्लिश करते हैं, डेवलप करते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन वो चीज है जिसको हम या ट्रू कहते हैं या फॉल्स की वैल्यू दे सकते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, हम सपोज करेंगे कि p ऑफ n बी अ प्रोपोजिशनल फंक्शन, ये एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है। प्रोपोजिशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ साथ कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज आइडेंटिफाई नहीं होती, हमें स्पेसिफाई नहीं होती, उसमें वेरिएबल यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2 और फिर n और k और इस तरह की वेरिएबल। तो उसके इंटीजर वेरिएबल भी होंगे, साथ में उसके साथ कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे, यानी इंटीजर वैल्यूज होंगी, देन उसके साथ कुछ वेरिएबल भी यूज किए जाते हैं, तो इनको प्रोपोजिशनल फंक्शन कहते हैं। तो ऐसे इक्वेशन हमें हमारे पास होंगे जिसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यू भी होंगी प्लस उनके साथ कुछ वेरिएबल भी होंगे। उन वेरिएबल्स में हम फिर कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और उनको प्रोपोजिशन बनाएंगे, जैसे हमने पीछे किया था कि x+1 इज इक्वल टू 2। तो अब x+1 इज इक्वल टू 2 ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। उसको प्रोपोजिशन बनाने के लिए हमने क्या किया था, प्रेडिकेट का सहारा लिया था p का, जिसे हम प्रोपोजिशनल फंक्शन भी कहते हैं, प्रेडिकेट भी कहते हैं। यानी उसमें हमने उसको वैल्यू असाइन की थी x को, जब x को वैल्यू असाइन की देन हम उसको कह सकते थे कि ये या पॉजिटिव यानी ये ट्रू है या फॉल्स है, अदरवाइज हम इस स्टेटमेंट को वैलिड स्टेटमेंट नहीं कहते थे। तो प्रोपोजिशनल फंक्शन भी ऐसा है कि हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, एक्सप्रेशन दी जाएगी, उसमें हमारे पास वेरिएबल होंगे, उन वेरिएबल में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे हमने 1 पुट करना है, k पुट करना है, k+1 पुट करना है, और उनके लिए हमें उसे ट्रू या फॉल्स बनाएंगे। सो लेट p ऑफ n इज अ प्रोपोजिशनल फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, हमने इसको लेट कर लिया है कि ये एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है तमाम नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। P of n is true for every positive integer if, तब ये हम कहेंगे कि P of n ट्रू होगा for every integer अगर ये दो स्टेप वो फुलफिल करता है। तो P of n, n में कोई भी वैल्यू आप डालेंगे तो उसके लिए वो ट्रू तभी होगा जब ये दो स्टेप ट्रू होंगे। सबसे पहले द प्रोपोजिशन P of 1 इज ट्रू, फर्स्ट स्टेप जो है 1, यानी n की वैल्यू जब 1 हम डालेंगे और इक्वेशन में भी 1 1 डालेंगे, अगर दोनों बराबर आती हैं, दोनों साइड बराबर आते हैं, तो ये हमारा बेस स्टेप हो गया, तो ट्रू साबित हो गया। इंडक्टिव स्टेप में P ऑफ k अब लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक लेडर जिस तरह यहाँ पे दिया गया था कि अगर एक स्टेप पे हम पहुंचते हैं तो पार्टिकुलर रंग पे पहुंचते हैं, देन उसके बाद हम पहुंच सकते हैं। तो हम इस पार्टिकुलर को भी चेक करेंगे, k डालेंगे उस इक्वेशन में, देन अगर वो ट्रू होता है, इफ P ऑफ k इज ट्रू, देन P ऑफ k+1 जरूर ट्रू होगा, इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, k की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से या इक्वल होगी। तो वो जिस भी हम इस k की जगह अगर 2 लगाते हैं तो 2 + 1 3 होता है, तो 2 के लिए भी ट्रू होगा, 3 के लिए भी ट्रू होगा, 1 के लिए भी ट्रू होगा। या इस तरह भी हम कह सकते हैं फॉर ऑल k P ऑफ k इम्प्लीकेशन P ऑफ k+1, इम्प्लीकेशन क्या था, इफ देन अगर आप उसकी टेबल देखें तो इफ देन था, इफ P ऑफ k इज ट्रू देन P ऑफ k+1 इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल k। ठीक है, जितने भी k में वैल्यू आएंगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो उनके लिए ट्रू होगा। तो ये हमारे पास क्या था, ये इसके प्रिंसिपल है, ये जरूरी है, उसूल है कि आपका ये प्रोपोजिशन ट्रू तभी होगा अगर ये दो स्टेप ट्रू हो जाएंगे।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आसान बनाने के लिए मैंने इनको डाला हुआ है, बार-बार वही चीज़ें आ रही हैं ताकि आप लोग को रिमाइंड हो जाएँ इसके साथ-साथ और भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिकल इंडक्शन के हवाले से। इन मैथमेटिकल इंडक्शन वी विल प्रूव दैट द प्रोपोज़िशन इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे या कोई भी आपको स्मॉलेस्ट लोअर वैल्यू जो दी गई होगी उसके लिए सबसे पहले आप n की वैल्यू वो रखेंगे। देन दूसरी दफ़ा हम n की वैल्यू k रखेंगे, k के लिए कोई भी k स्टेप हो सकता है एंड देन उसके बाद n की वैल्यू हम k प्लस 1 इसके बाद जो आएगी वो k प्लस 1 वैल्यू होगी। जैसे मैंने वो सीढ़ी की एग्जांपल दी। पहले स्टेप के लिए देखेंगे, फिर किसी पार्टिकुलर रंग के लिए देखेंगे, पैदान के लिए, फिर उसके बाद वाला नंबर जो आता है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारी एग्जांपल है मैथमेटिकल इंडक्शन की। हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें कहा गया है शो दैट कि सम ऑफ 1 plus 2 plus 3 plus and dot 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 plus n is equal to n into n plus 1 divided by 2 for all integer n is greater than or equal to 1। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो मिल गई कि n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी और दूसरी बात ये पोर्शन भी मिल गया। इस दो पोर्शन को आपने नोट कर लेना है। हमने इसी पोर्शंस पे ये सारे तजुर्बे करने हैं, यानी जो पीछे हमने पढ़े कि पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर n की वैल्यू k रखेंगे, फिर n की वैल्यू k प्लस 1 रखेंगे। तो ये तीनों तजुर्बात जो हैं, तीनों जो हमारे पास प्रूफ हैं, वो इस पार्ट पे करेंगे जो ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है। ये इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये दावा किया गया है और ये दावा हमने फिर ट्रू साबित करना है। उसके लिए हम n में 3 स्टेप्स के ज़रिए वैल्यू डालेंगे और ये हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ये दावा ठीक है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेट करते हैं कि हमारा जो P ऑफ n है, ठीक है जी? लेट ये एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ, इसके बाद दूसरी एग्जांपल है, वो फिर आपने खुद करनी होगी। लेट P ऑफ n यानी जो हमने पीछे सपोज किया था, लेट किया था, एज्यूम किया था कि P ऑफ n हमारा बराबर है इस इक्वेशन के। ठीक है जी? इस इक्वेशन के 1 प्लस 2 प्लस उसके बाद 3 ठीक है प्लस डॉट 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 प्लस n। सबसे पहले तो हमने P ऑफ n को सपोज कर दिया इसके। इसके बाद हम अब आगे फिर उसके जो काम हैं, जो प्रोसेस हैं वो स्टार्ट करेंगे और अपना बेस स्टेप पहले करेंगे, बेस स्टेप इस इक्वेशन पे। ठीक है जी, 1 हो गया आपका और ये आपका ब्रैकेट बंद, ये आपका 1 है, थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, और ये हो गया डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये सिलेक्ट कर दिया P ऑफ n के। P ऑफ n कोई एक प्रोपोज़िशनल फंक्शन है जो कि बराबर है इसके। इन सब के। तो अब सबसे पहले हमारा कौन-सा स्टेप है? अगर आपको याद हो, सबसे पहले अब हमारा है बेसिस स्टेप। तो फर्स्ट वन इज़ हमारा बेसिस स्टेप। बेसिस स्टेप में आपने वो इक्वेशन जो मैंने बताई, वो उठानी है और उसके लिए बेसिस स्टेप का जो हमें बताया गया था कि फर्स्ट नंबर के लिए उसको चेक करना है। बेसिस ठीक है? बेसिस स्टेप। स्टेप भी आप इसमें साथ लिख दें। तो मैं यहाँ पे राइटिंग की वजह से डिफ़िकल्टी की वजह से नहीं लिख रहा। तो बेसिक स्टेप है फर्स्ट, तो उसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले P ऑफ 1 के लिए आप उसको चेक करें, यानी फॉर n इज़ इक्वल टू हम चेक करेंगे फॉर n इज़ इक्वल टू 1 क्योंकि n हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो इनिशियली यहाँ पे हमें इक्वेशन में जो वैल्यू दी गई है फर्स्ट ये वाली, इसको देखेंगे। इक्वेशन में जो वैल्यू फर्स्ट दी गई होगी 1, तो 1 दी गई है तो फॉर सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं चेक करता हूं, यानी अगर इसमें ये 1 के लिए ट्रू हो गया तो मेरा बेस स्टेप हो जाएगा। तो 1 के लिए यहाँ 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, 0 दिया होगा 0 लिखेंगे। ये दो आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो ये इक्वेशन उठानी है, ये इक्वेशन इसका ये पार्ट जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है। तो हम इसमें
इसको देखते हैं कि क्या अगर इस साइड में जो ये 1 आया हुआ है, इस इक्वेशन में ये 1 आया हुआ है, ये सही आया है या गलत आया है? तो वो आएगा इस इक्वेशन के ज़रिए। ये साइड आपको 1 देगी, ये साइड भी आपको 1 देगी। तो ये बराबर हैं कि ये साइड बराबर है इस साइड के, तब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये साइड इक्वल है इस साइड के। तो हम उसको फर्स्ट स्टेप के लिए, बेस स्टेप, इनिशियल स्टेप के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लगाएँगे, हमारे पास इक्वेशन है वो है n इज़ इक्वल टू n इंटू n और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 के लिए चेक करते हैं। सो P ऑफ n की जगह P ऑफ n में क्या डाल दिया, 1, ये वाला जो था, इज़ इक्वल टू 1 इस n की जगह आ गया, ठीक है? इसमें भी क्योंकि n है, n में 1 आ जाएगा, ये साइड 1 हो गई। अब इस साइड पे जहाँ भी n है 1 लिख दें। 1, 1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू, ठीक है जी। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा 2/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 और जो कि हमारे पास बराबर है 1 के। तो क्या हुआ कि हमारे पास दोनों साइड बराबर हो गए। यानी इस पूरे साइड से क्या बना, 1, इस साइड पे भी 1। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये 1 आया है, ये ट्रू है, ये सही है। ठीक है जी? तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि 1 वाक़ई इक्वल है इस साइड के। यानी ये फ़ॉर्मूला जो लगा हुआ है, इक्वेशन जो लगी हुई है, ये ठीक है। ये साइड बराबर है इस साइड के। इस n में जो भी हम वैल्यू डालते हैं और वो वैल्यू इधर डालते हैं, तो उसका रिज़ल्ट इसके मुताबिक आता है, जो यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है। अब 1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया, अगर आप दूसरे के लिए प्रूफ करेंगे, तो दूसरे के लिए एक टेक्नीक बता दूँ यहाँ पे। आप जब यहाँ पे p की जगह, अब फॉर एग्ज़ाम्पल n की जगह 2 लिखते हैं, तो 2 का मतलब है ये पोज़ीशन। 1 फर्स्ट पोज़ीशन ये वाली थी, ये सेकंड पोज़ीशन है। अब सेकंड पोज़ीशन पे जब आएँगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यह सम हो रहा है। सम हो रहा है, यानी 1 प्लस 2 हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे, तो जो रिज़ल्ट बनेगा, वो होगा 3। क्यों? समझ आ रही है? ये ऐड हो रहे हैं, शो दैट सम ऑफ, ये सम हो रहा है। सम ऑफ, ये इस साइड का जो सम है वो बराबर है इस साइड के। तो हम सिर्फ़ इसके लिए चेक करते, ये कर रहे थे, ये तो किसी के साथ सम नहीं हो रहा ना। किसी के साथ सम नहीं हो रहा, एक ही है, एक लिखा हुआ है, एक किसी में सम नहीं हो रहा। लेकिन जब हम 2 पे आएँगे, तो ये 1 इसमें सम हो चुका होगा और जब वो हो चुका होगा तो 3 बनेगा, 3। तो रिज़ल्ट भी आपका ये फ़ॉर्मूला आपको 3 देगा। पुट आपने 2 किया होगा उसमें, n की जगह, हर जगह 2 की पुट किया होगा। लेकिन चूँकि आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं, तो यहाँ पे ये 1 इसमें ऐड हो चुका है, तो टोटल जो रिज़ल्ट आएगा 1 प्लस 2 वो होगा 3। तो जैसे ही आप यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल 2 पुट करते हैं फॉर n इज़ इक्वल टू, हम सेकंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट को आप याद करें, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया था, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये क्या हो गया, हमारा तो 2 नहीं आ रहा। आप कहेंगे मैंने 2 डाला है तो 2 आना चाहिए, 2 तो नहीं आ रहा। नहीं, आपका 2 नहीं आएगा, क्यों? ये तो सम हो रहे हैं। जितना आप बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ आएँगे, तो ये 3 तक पहुँचते आप ये 2 इसमें ऐड हो चुके होंगे। तो आपका रिज़ल्ट 6 बनेगा, 3 ये और 2 और 1, ये 6 बनेगा। यानी रुके आप यहाँ होंगे, आपने 3 पुट किया होगा n की जगह और आपका रिज़ल्ट 6 आ रहा होगा, तो वो बिल्कुल ठीक है। ये फ़ॉर्मूला आपको 6 देगा। 6 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तीनों जमा हो चुके होंगे और वो 6 बनता है, तो 6 ही आएगा। 3 पुट करने से 6 आएगा, 2 पुट करने से 3 आएगा, 1 पुट करने से 1 आएगा। ज़हन में ये बात बिठा दें। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल n इक्वल टू 2 किया, अब यहाँ देखिए 2 पुट कर रहा हूँ मैं, तो मुझे रिज़ल्ट 3 आना चाहिए। 3 क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये ऐड हो चुके होंगे उस वक़्त, जब मैं यहाँ पहुँचूँगा, तो ये इसका मतलब सम हो गया। यहाँ पे भी n 2 हो गया, ठीक है? हम दूसरी पोज़ीशन पे हैं, n 2 है, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब 2 प्लस 1 क्या हुआ? 3।
3 2s are 6, 6 डिवाइड बाई 2, तो अब ये किससे कटेगा? 2 3 6, ठीक है जी। तो ये आपका 3 आंसर आया। अब यहाँ पे 3 है और आप कहेंगे यहाँ पे तो 2 है, तो ये बेवकूफी नहीं करनी, ये सम हो रहे हैं। जितना आप इसको सम करेंगे रिजल्ट ये फार्मूला आपको उसके मुताबिक देगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि शो दैट के सम ऑफ दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर। तो सम ऑफ दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन। तो ये हम इसमें सम का कह रहे हैं, हम 2 डालते हैं तो 1 प्लस 2 होगा, 3 आंसर आएगा, तो 3 आ गया है। इसी तरह अगर आप इसमें 3 डालेंगे तो 3 का आंसर यानी थर्ड वैल्यू डालेंगे ये वाली, तो इसके मतलब है कि आपके पास ये सारे जो सम होंगे ये सम हो चुके होंगे। आप इन सिर्फ n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। n की वैल्यू आपने 1 डाली तो उसका रिजल्ट चेक किया 1 पोजीशन पे 1 है। जब n की वैल्यू 2 डाली तो इसका मतलब है 2 ये 2 जमा हो जाएंगे तो 3 आएगा। n की वैल्यू 3 डालेंगे यानी इस पोजीशन पे आप आए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये पीछे जो इतनी वैल्यू थी इसमें ऐड हो चुकी है, वो 6 हो जाएगा। इस तरह 4 डालेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। अब ये देखें सारों के लिए प्रूफ हो गया है, ऑटोमेटिकली सारों के लिए ट्रू साबित हो गया है। तो हम इस पे आगे स्टेप्स पे नहीं इसलिए जाते कि हम अब उसको फर्स्ट के लिए चेक कर लेते हैं। अगर फर्स्ट के लिए ट्रू है तो बाकियों के लिए भी ट्रू है। कहीं पे ये ज़रब हो रहे होंगे तो आपने ऐसा नहीं करना कि सिंगल को देखना है, वो ज़रब करके जब इधर पहुँचेंगे तो ज़रब करेंगे उसमें। इधर पहुँचेंगे तो इसमें पीछे वाले जो हैं वो ज़रब होंगे, तब वो जो रिज़ल्ट बनेगा वो निकालेगा ये फ़ॉर्मूला आपको। वो आपको ये फ़ॉर्मूला निकालेगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये हमारी बात आपको क्लियर होगी और हमेशा याद भी रहेगी। तो ये हमारा हो गया बेस स्टेप फाइनल। बेस स्टेप हमारा क्लियर हो गया है और सही साबित हो गया है। तो ये हमारा बेस स्टेप हो गया। ठीक है, बेस स्टेप में वही फार्मूला हमारे पास था, लेट किया हमने पी ऑफ एन को और उसके बाद फार्मूला निकाला जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसमें हमने फॉर एन इक्वल टू 1 किया यानी पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये, और दोनों साइड बराबर आ गए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर हैं, ये फार्मूला साइड भी और ये साइड भी। और सो द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। सो हमने साबित कर दिया कि प्रोपोजिशन जो है हमारे पास एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, दैट इज पी ऑफ 1 इज ट्रू, यानी पी ऑफ 1 ट्रू हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे स्टेप पर, इंडक्टिव स्टेप पे। सो वही हमारे पास लेट किया हुआ है हमने। अब फॉर n इज इक्वल टू k के लिए करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, k पे आते जब हम एक दफा k पे आ जाएंगे तो उसके बाद k प्लस 1 के लिए हम करेंगे। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, इज्यूम कर लेते हैं, पहले से ही हमने इज्यूम कर लिया कि p ऑफ k के लिए ये ऑटोमेटिकली ट्रू है, क्योंकि वो k भी एक ही वैल्यू है, जैसे n एक वैल्यू थी k भी एक वैल्यू है। सबसे बड़ी बात है k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना। ठीक है, हम इसमें अगर n की जगह k पुट करेंगे तो फिर भी यही शक्ल बनेगी, सिर्फ यहाँ पे n की जगह k आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा, बात वही रहेगी, एक ही वैल्यू उसमें। बात सबसे बड़ी है k प्लस 1 के लिए पुट वो करना, मालूम करना। ठीक है, तो ये हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा क्या है, ये हो गया आपका कि सपोज कर लेते हैं या इज्यूम कर लेते हैं, इज्यूम, इज्यूम और सपोज भी आप किसे कहते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। इज्यूम करते हैं, इज्यूम, इज्यूम दैट, ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें, ये आप लोगों ने चीज़ों को समझना है, राइटिंग को ज़्यादा फोकस नहीं करना, चीज़ को समझना है। उसके बाद इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, इज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू, इज्यूम दैट के पी ऑफ के, पहले से मैं लिख देता हूँ पी ऑफ के, जैसे हमने वहाँ पी ऑफ 1 के लिए उसे साबित किया, n की जगह 1 लिखा था, यहाँ पे पी ऑफ 1 पी ऑफ के इज, ये इसको इज कर दें, ये फिर ठीक है जी, ये हो गया पी ऑफ, इज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू। हम इज्यूम करते हैं कि पी ऑफ के ट्रू है, बस हमने साबित कर दिया। अब साबित करने के बाद उसकी शक्ल हम निकाल लेंगे। उसकी शक्ल क्या बनेगी, जब हम ऊपर की जो ये इक्वेशन है इसमें अगर n की जगह k पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन हमने नोट कर लेनी है, वो आगे हमारे काम आएगी।
फॉर सम इंटीजर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर, ये फॉर 4 लिख रहा हूं मैं, 4, ठीक है, फॉर सम इंटीजर int, for some integer k is greater than or equal to 1। हमने ये सपोज कर दिया कि जो हमारा p ऑफ k है वो ट्रू है फॉर सम इंटीजर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमने सपोज कर लिया है। तो अब हमारे पास जो इसकी शक्ल बनेगी वो बनेगी 1 प्लस, इसी को ऊपर वाले को देख लें, यही शक्ल बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये सम यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि हम फाइनल स्टेप तक नहीं गए, हम सम के लिए यानी कुछ के लिए ये ट्रू है। कुछ में यहाँ पे k स्टेप आएगा, k इक्वल टू n की जगह सिर्फ हमने k रिप्लेस कर दिया है, पुट कर दिया है, तो k हर जगह k इंटू k, यानी पहला स्टेप आपने किया 1 के लिए, हर जगह 1 पुट किया था। दूसरा स्टेप किया, ये हमेशा ऐसा ही करना है आपने, 1 के लिए करना है, 0 के लिए या 1 के लिए जो भी इनिशियल वैल्यू दी जाएगी। उसके बाद k है और k प्लस 1 हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो ये हमारे पास, ये एज्यूम कर लिया हमने, एज्यूम का मतलब है हमने बस ये तय कर दिया कि ये ट्रू है। इक्वेशन 1 है हमारी, ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ये हमने एज्यूम कर ली कि ये ट्रू है। अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसमें भी अगर आप एक वैल्यू डालेंगे तो सेम वही वैल्यू उस तरफ भी निकलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर 5 डालते हैं, 5, तो यहाँ पे आप 5 5 5 1, तो ये हो जाएगा 5 जमा 1 6, और यहाँ भी 5 है तो 6 5 30, 30 आ जाता है। 30 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 30 को वो 15 पे काटता है, तो 2 15 30, तो तब 15 आंसर आ जाएगा इस साइड पे। अब वो देख लें कि आप अगर 5 के पीछे 5 इंक्लूडिंग 5 और पीछे ये उसके ऐड कर देते हैं तो 15 ही बनेगा, यानी ये फार्मूला 15 दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने जो फिफ्थ 5 इसमें डाला था, उस 5 के पीछे बैक पे जितने भी वैल्यू है इंक्लूडिंग 5 इसको ऐड करें, तो 5 के पीछे 4 है, तो 5 जमा 4 9, 9 जमा 3 कितने होते हैं, 10 11 12 13 14 और एक 15। तो वाकई ये साइड 15 दे रही है और ये भी 15 दे रहा है, तो इसका मतलब है ये k के लिए भी ट्रू है। अब वो 5 तो नजर नहीं आ रहा था ना आपको, वो k में मैंने शुमार कर दिया, कोई k स्टेप था। इसी तरह जो भी आप k की वैल्यू डालेंगे, तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं उसी की तरह, क्योंकि इसकी शक्ल और इसकी शक्ल में थोड़ा ही फर्क है। यहाँ पे सिर्फ k वेरिएबल है, यहाँ पे n वेरिएबल है। यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू डाल दें तो वो भी रिजल्ट ऐसे देगा, यहाँ पे सिंगल। अब बात आती है k प्लस 1 की, इसके बाद वाला, यानी k के बाद वाला स्टेप जो है, तो ये अब हम देखें 1 स्टेप भी आ गया इसमें, 2 3 4 और चलते 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 k तक पहुंच गए हैं। अब हमने इसके अगला स्टेप करना है k प्लस 1। तो जहाँ पे आप इसी फार्मूला है, जहाँ पे k तो यहाँ आ गया है, इसके बाद इसी फार्मूले को दोबारा आप अगर लिखते हैं आसानी के लिए, समझने के लिए, तो इसके बाद यही फार्मूला लगा लें और उसमें जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1 पुट कर दें। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम उसके आगे स्टेप करेंगे। तो ये तो फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हो गया। अब फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, फॉर n इज इक्वल टू k, तीन स्टेप हैं बस, इसमें और कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन में यही है, k प्लस 1। अब जहां n है वहां पे k प्लस 1 पुट कर दो। अगर डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं तो एक बात याद रखें कि k प्लस 1 तक पहुंचने से पहले आप k स्टेप पे आएंगे, तो ये k यहाँ पे जरूर लिखनी है, यानी ये पोर्शन पूरा लिखना होगा, इसके बाद k प्लस 1 आता है। अगर आप डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ k प्लस 1 लिख लें
और k को मिस कर दें, k को ना लिखें। ऐसा नहीं करना क्योंकि k स्टेप पहले है, उससे पहले है k है, फिर k+1 है। तो हम जब लिखेंगे तो कुछ यूं लिखेंगे कि 1, यानी मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ उसी के अंदर, ऊपर वाले फार्मूले के अंदर, तो मेरा कोई शक्ल कुछ इस तरह बनेगी 1 + 2 + 3। जैसे मैंने पीछे सीढ़ी की एग्जांपल दी थी कि हम k+1 तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम k पे पहुंच जाए। तो डैश 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 यहाँ पे आ जाएगा प्लस k, एक ये हो गया, प्लस अब आएगा इसके बाद ये फार्मूले, जो भी ऊपर n का फार्मूला है उसमें आप जहां पे n है वहां पे k+1 पुट कर दें। ये एक अलग से पोर्शन था जो पूरा हो गया। अब यहाँ पे k+1 ये n की जगह आ गया। ठीक है, इसको मैं वैसे ही ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ समझने के लिए। इक्वल टू इस साइड पे, अब जैसे यहाँ पे k है, वहां फार्मूला में n है, तो अब जहां पे n है वहां पे k+1 लिख दें, k+1 ब्रैकेट बंद, क्योंकि बाहर n लगा हुआ है छोटा सा, ये देखिए आपको नजर आ रहा है n। ठीक है, तो ये k+1 उसमें पुट कर दिया। देन एक अंदर एक और हमारे पास, इसको मैं बड़ी ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। और इसके अंदर n है, तो n में मैं छोटी ब्रैकेट में, फिर n में इसको मैं k+1 अलहदा से लिख लिया मैंने। और ये जो +1 इसके साथ ऐड हो रहा है, इसको इसी बड़ी ब्रैकेट के अंदर बाहर, छोटी ब्रैकेट से बाहर लिख लेता हूँ ताकि समझ आए आपको। मैंने इसको बड़ा डिटेल में लिख दिया है, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो ये शक्ल आपने निकालनी है, ये शक्ल निकालनी है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, देन उसको इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दे। अब हमने ये क्यों किया, ये स्टेप, ये जो पीछे ये लिखा, इसकी अभी आप समझ आएगी कि ये हमने क्यों किया और ये क्यों करना जरूरत था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये स्टेप आना ही आना है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहले इस सीढ़ी पे आए, फिर इस सीढ़ी पे, फिर इस सीढ़ी पे, फिर आते 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 के पे पहुंचे, फिर के बाद k+1 पे पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन हम अलग अलग प्रूफ करते हैं, इसलिए मैंने कहा हम प्रूफ अलग अलग करते हैं। 1 के लिए हमने अलग प्रूफ किया, k के लिए अलग प्रूफ किया, और k+1 के लिए अलग करेंगे। लेकिन एट द एंड हम उसको लिखेंगे सीक्वेंस में सारा। ठीक है, जो हमने स्टेप किए हैं, तो ये देख सीक्वेंस में आ गए, और ये फार्मूले की शक्ल भी चेंज हो गई एक सीक्वेंस के मुताबिक, उसका फार्मूला भी अपना निकल आया है। ठीक है जी, तो ये बस मेन स्टेप है, ये याद रखना है कि ये पीछे वाला स्टेप जो है ये मिस नहीं करना, ये इसमें लिखना है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आगे आपको समझ आ जाएगी। आपने याद इसको रखना है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये साइड सिंप्लीफाई होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉरी k+1 था, वो 1 में भूल गया, ये 1 है। क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करें अंदर, तो ये k+2 बनता है। जब ये खोलेंगे छोटी ब्रैकेट्स को, तो k+1 तो ये +1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो रिजल्ट यहाँ पे जो बनेगा इसका, वो बनेगा k+1, ठीक है, 1 फिर मैं भूल गया, k+1, और इस साइड पे अब मैं छोटी ब्रैकेट ही लिखता हूँ, k+2 बन जाएगा, k+2। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमारी क्वेश्चन जारी है। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है जी, बमा ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन, ये भी आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है जी, ये दो बातें याद रखें, इक्वेशन 1 भी याद रखें, इक्वेशन 2 भी याद रखें। अब हम क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं इसको। तो उस प्रूफ को हम अब कैसे प्रूफ करेंगे, कंसीडर करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 2 को उठाना है और उसको सॉल्व करना है, और उससे ये वाली राइट हैंड साइड निकालना है। ठीक है जी, तो इसके मुताबिक जैसे हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किया था राइट हैंड साइड में बेसिस स्टेप में, फिर यहाँ पे के की स्टेप में किया,
देन अब हम k+1 के स्टेप में भी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड तो हमारे पास ये निकल आया है। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को साबित करेंगे क्योंकि इसमें हमने कोई चीज चेंजिंग की, और उस चेंजिंग को हम देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम सॉल्व करते हैं वही साइड निकलती है जो यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड पे है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है इस पूरे को, और इसको सॉल्व करना है ताकि हमारे पास राइट हैंड साइड निकल आए। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। इसको मैं रिमूव करके इसकी ओरिजिनल जो डिटेल है वो डाल देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ तक का स्टेप हो गया है। हमने एज्यूम किया कि स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k। एक n इज इक्वल टू k के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। होल्ड्स का मतलब ट्रू, अगेन बता रहा हूँ। दैट स्पीक ऑफ k इज ट्रू फॉर सम इंटीजर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है। सो हमारे जो ये इक्वेशन है ये शक्ल इसकी चेंज हो जाएगी, k पुट हो जाएगा n की जगह। ये इक्वेशन 1 होगी हमारी। अब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए करते हैं। टू प्रूव p ऑफ k इज ट्रू, दैट इज हमने क्या किया, ये पूरा ले लिया, यानी ये पूरा पार्ट ये वाला प्लस इसके साथ इसको नहीं उठाया, इसको उठाया। इसको उठा के, क्योंकि इसके बाद k+1 आना है। k+1 इसके बाद का स्टेप है, तो हमने इसके पीछे वाले सारे स्टेप लिख लिए। यहाँ तक हमने फाइंड कर दिया था k तक। उसके बाद k+1 का स्टेप था, तो जहाँ n है वहां पे हमने k+1 पुट कर दिया। यहाँ पे n है, यहाँ पे k+1 पुट हो गया। यहाँ पे n है, k+1 पुट हो गया। अंदर भी एक n है, k+1 पुट हो गया, +1 और डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व किया हमने इस साइड को, तो k+1 और k+2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो यहां तक आप याद रखें, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की, यानी हमारी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड की बराबर है। उसके लिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे ये वाला। तब हम कहेंगे कि हमने प्रूफ कर दिया। सो यहाँ पे आप उठा लें उस साइड को। सो कंसीडर 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 ठीक है, कंसीडर करें क्या, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 को उठाएं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 क्या है, आपको अगर याद हो, वो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस के प्लस यहाँ पे ब्रैकेट, उसमें k+1 1। ठीक है जी। ये ब्रैकेट हम इसलिए डाल रहे हैं कि ये पूरा k+1 ही पुट हुआ है n की जगह। आप अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो ये 1 ओपन हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और ये 1 इन में से किसी के साथ भी ऐड हो सकता है फिर। ठीक है जी। तो हमने इसको ब्रैकेट में ही लिखना है, क्योंकि ये ऑल इन ऑल n की वैल्यू है, n की वैल्यू, ना कि ये कोई सेपरेट वैल्यूज हैं, n की वैल्यू है। अगर इस ब्रैकेट को आप खोल देंगे तो इसका मतलब है ये k अलग हो गया, ये k अलग हो गया, तो ये k ऐड हो सकते हैं, 2k बन सकता है, और ये 1 इनमें से किसी के साथ ऐड हो सकता है, तो ये इसमें वैल्यू खराब हो सकती है सारी। तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं कंप्लीट बॉक्स में बंद करके। सो अब देखें, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। यहाँ पे कुछ चीज आपको नजर आ रही है, हमने पीछे ये चीज फाइंड की हुई है। अगर आपको याद हो, ये पोर्शन हमारा इक्वेशन 1 में सॉल्व है। ठीक है जी, ये पोर्शन इक्वेशन 1 में सॉल्व है, ये देखें। और ये इक्वेशन बराबर है इसके, इस पार्ट के। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, हमने फिर इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करनी है, ये पूरा रिप्लेस करना है। किससे, इस वैल्यू से। ठीक है जी।
यानी हमने ये पूरा पोर्शन रिप्लेस करेंगे फिर हम इस वैल्यू से, क्योंकि ये पूरा बराबर है, इक्वल है इसके, तो हम इसको लिख सकते हैं डेफिनेटली, यानी ये इसकी वैल्यू है, ये किस्म की। तो हम P ऑफ K, यानी ये P ऑफ K से रिप्रेजेंट हो रहा है। P ऑफ K का जो ये पोर्शन है, वैल्यू है, ये P ऑफ K है आपका। इसकी जो ये वैल्यू है, इसके उठा के इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ पे ये होती है। तो वो यहाँ पे हो रही है। ठीक है जी? तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, हमें K क्यों यहाँ पर लिखेंगे, यानी पहला स्टेप इससे जो स्टेप है आने वाला एंड से पहले, सेकंड लास्ट स्टेप ये क्यों लिखा, इसकी वजह ये थी। ठीक है जी? तो अब आगे हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि जहाँ पे ये वैल्यू है, वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो वो क्या वैल्यू थी? वो आपने नोट कर ली होगी, वो है K इंटू K+1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको हटा लें सारे को, यहाँ पे लिख दें, दिस इम्प्लाइज इक्वल टू K इंटू K प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये वाला K+1 ब्रैकेट में जो बंद है, K प्लस 1। ठीक है जी? ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, उसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी, इसकी वैल्यू P ऑफ K की, जो उसकी इक्वेशन में वैल्यू इक्वेशन थी, जो वैल्यू आई थी उससे। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या आपको कॉमन लग रहा है? K+1 कॉमन लग रहा है। K+1 इधर से उड़ जाएगा, इधर से उड़ जाएगा, तो K+1 को कॉमन लेंगे हम, K प्लस 1, ये कॉमन हो गया, बड़ी ब्रैकेट लगा दें। इस साइड पे जब K+1 निकलेगा क्या बचेगा? K/2, K डिवाइडेड बाई 2। इस साइड पे क्या बचेगा? प्लस 1, ब्रैकेट बड़ी बंद। ठीक है? मजीद इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा आपका K प्लस 1। ठीक है? और यहाँ पे एलसीएम ले लें। एलसीएम तो उम्मीद है मैथ आपने पढ़ा होगा, निकालना आता होगा। जो इसका एलसीएम बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 2, और ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगा K, और इस साइड से आ जाएगा प्लस 2, और ये हो जाएगा बंद। ठीक है जी? एलसीएम मैंने निकाल दिया अंदर से, इसके बड़े ब्रैकेट के अंदर। ये इक्वल हुआ, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। इसको हम यूं लिख सकते हैं, अगर आप लोग इसको माइंड ना करें, K प्लस 1, क्योंकि वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई तो हम करेंगे नहीं, इनटू, यानी इसी को हम, मैंने इसके साथ अगर मैं लिख दूं, इस पोर्शन को यहीं इसके साथ लिख दूं, तो लिख सकता हूं, मैथ मुझे इजाजत दे रहा है, मैथ के रूल हैं, हम लिख सकते हैं K+2 और होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी? तो क्या क्या लगा आपको? लेफ्ट हैंड साइड जो निकली है वो तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। क्या ये जो इक्वेशन है, ये जो निकली है, बनी है लेफ्ट हैंड साइड से, क्या ये राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 नहीं है? इक्वेशन 2 हमने पीछे फाइंड की हुई है। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है इक्वेशन 2 के? बिल्कुल है। तो हमने साबित कर दिया कि P ऑफ K प्लस 1 is also true for all values, जितनी भी वैल्यूज हैं, इंटीजर वैल्यूज हैं, K is greater than or equal to 1। ठीक है? उनके लिए ये ट्रू है। तो ये हमारा प्रूफ था, 3 स्टेप का प्रूफ था। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए पहले रिटन करवाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और क्लियर हो जाए कि इसको हमने कैसे किया। बहुत ईज़ी है।
आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और एक दो जो नुक्ते थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं कि ये जो पीछे का स्टेप है ये जरूर लिखना है, इसको हम फिर रिप्लेस करते हैं उसके जो अपने वैल्यू है उससे, देन हम उसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं जब तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 नहीं देगा, उसको सॉल्व करते रहें और एक टाइम ऐसा आएगा जो आपको उसकी शक्ल ऐसे ही मिल जाएगी जैसे राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, हमने लेफ्ट हैंड इक्वेशन 2 ये थी हमारे पास, उसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, ये हमारे पास आया। ठीक है, इसमें देखें के पड़ा हुआ है। टेक द वैल्यू ऑफ पी ऑफ के फ्रॉम इक्वेशन 1, पी ऑफ के की वैल्यू यानी इस पोर्शन की वैल्यू, ये पी ऑफ के है, इसकी वैल्यू ले लें कहां से, इक्वेशन 1 से, और सब्स्टिट्यूट इट और इसको रिप्लेस कर दे इनटू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड से। तो वो ये मैंने इक्वेशन 1 डिटेल के लिए लिख भी दी है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 1 ये थी, यानी ये के तक की वैल्यू ये है, इसको डाल दें कहां पे, इसमें, इस जगह तक। तो इस जगह तक में ये डाल दिया हमने, ये आ गई वैल्यू, ये वाली देखिए यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गई है, प्लस के प्लस वन ये पड़ा है। ठीक है, वो अपनी जगह आ गया और ये अपनी जगह आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद हमने सॉल्व किया। हमने क्या किया, इनमें से के प्लस वन को कॉमन ले लिया, टेकन के प्लस वन कॉमन, हमने ये ले लिया और के प्लस वन जब कॉमन लिया तो इस साइड पे बचा के डिवाइडेड बाई 2 प्लस इस साइड पे बचा 1। तो उसको सॉल्व किया तो एलसीएम लिया, तो उसका बन गया के प्लस टू डिवाइडेड बाई 2। इनको हमने यूं लिखा, के प्लस वन और के प्लस टू डिवाइडेड बाई 2, ये बराबर है राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 के। हेंस पी ऑफ के इज ट्रू एंड कंसीक्वेंटली बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दी, यानी उसके रिजल्ट में, यानी चूंकि पी ऑफ के ट्रू हो गया तो इससे हमने साबित कर लिया, कंसीक्वेंटली मतलब है इसके नतीजे में, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन प्रोपोजिशन function is true for all integer n is greater than or equal to 1। यहाँ देखिए सम था, पीछे सम था, सम इंटीजर फर्स्ट के लिए, सम के लिए एंड ऑल के लिए, हम ऑल पे पहुंच गए, तो ऑल के लिए हमने इसको ट्रू साबित कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, तो इसको मैं आपको यही इसी तरह यहीं पे समझा देता हूँ, क्योंकि आपको उम्मीद है कि चीज़ें आसान होंगी, अब समझ आ गई होंगी। ये भी उसी तरह है। सबसे पहले आपको दिया गया है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर फॉर ऑल इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इक्वेशन आपको ये दी गई है, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सो पी ऑफ एन लेट करते हैं कि ये हमारे पास बराबर है इस टोटल के। सो वी हैव 2n माइनस 1, हमने ये फार्मूला निकाल लिया। इसमें सबसे पहले बेसिस स्टेप किया हमने, बेसिस स्टेप में हमने n की वैल्यू 1 पुट की, इस तरह भी पुट करें 1, इस तरह भी 1 पुट करें। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये साइड 1 हो गई पूरी, वो साइड करेंगे तो n 1 का स्क्वायर आएगा, वो भी बराबर हो जाएगा 1 का। Hence the equation is true for n is equal to 1, so p of 1 is true, क्योंकि ये साइड 1 ये साइड भी 1, ये ट्रू हो गया। अब देखें अगर यहाँ पे आप तो 2 डालते हैं तो 2 का मतलब है ये पोजीशन होगी। तो आंसर क्या आएगा, फार्मूला आपको 4 आंसर देगा जब आप अब 2 देंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप n इज इक्वल टू 2 करते हैं, यानी आप इस पोजीशन पे आ गए हैं, आपने उसमें 2 डाला, लेकिन आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 1 से जो बनता है वो 4 आंसर आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 का जब स्क्वायर होगा तो 4 ही बनेगा। ठीक है जी, तो 4 ही बनेगा, यानी इस लोकेशन पे। ठीक है जी, तो आप ये देख लें, 2 की जगह आप 2 डालें तो 2 2 जार 4 और 4 माइनस 1 3। तो आपने ये 3 लोकेशन है, यानी 3 लोकेशन है इसकी, और फिर इसको देखें, इसमें 2, उसी 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आंसर आएगा। यानी यहाँ पे जो है आपको ये ऐड हो गए हैं, यानी 4 आंसर आ गया। तो ये ज़हन में रखें कि आपने जब n की वैल्यू जो भी रखेंगे, उसको देखना है कि यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो ऐड के मुताबिक वैल्यू आएगी।
सो यहाँ पे 1 के लिए हमेशा इसलिए फर्स्ट स्टेप के लिए करें, ज़्यादा के लिए ना करें, फिर आपका उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए किया हमने 1 के लिए, तो 1, 1 बराबर हो गया, तो वो ट्रू हो गया। सेकंड में आप देखें, अब इंडक्टिव स्टेप है, तो फॉर सबसे पहले हम के लिए करते हैं। के लिए हमने उसको किया, तो एज्यूम किया दैट स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू k, सो p ऑफ k इज़ ट्रू फॉर सम इंटीजर। अब सम के लिए कर रहे हैं, ऑल के लिए नहीं किया। सम k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इक्वेशन 1 हमारी ये हो गई। यहाँ पे n था, वहाँ पे k डाल दिया हमने। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गई। अब k प्लस 1 के लिए करते हैं। टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, दैट इज, तो मैंने ये बड़ा डिटेल में किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको कहा था ना कि k तक आपने आना है, ये k तक का स्टेप है। ये k तक का स्टेप है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे लिख लिया। प्लस उसके बाद पुराने वाला फार्मूला लिख दिया। पुराना फार्मूला है, ओल्ड फार्मूला। ठीक है, ये लिख के ताकि फिर मैं जहां n है वहां k प्लस 1 पुट करूं। ये ओल्ड फार्मूला है हमारे पास, ओल्ड। ठीक है, ओ एल डी, ये ओल्ड फार्मूला, ये पार्ट है। ये हमारा नया पार्ट है जो हमारे पास आ गया है वो, क्योंकि इस पार्ट के बाद ही हमारा नेक्स्ट पार्ट बनेगा जो मैं अभी बनाने वाला हूं। यहाँ बना नहीं है, मैं अभी इस बनाने वाला हूं। ये आपकी ये आसानी के लिए लिख दिया कि इस फार्मूले में हम फिर डालेंगे k प्लस 1 जहां n है, क्योंकि n इज इक्वल टू k प्लस 1 है। तो आप कहेंगे n कहाँ है, अगर मैं इसको k लिखूंगा डायरेक्ट, तो n जहां पे होगा वहां पे k डालेंगे। ये पार्ट तो हमने फाइंड कर दिया, ये इसकी वैल्यू ये है k स्क्वायर, ये हमने फाइंड कर दिया। अब इसके बाद वाला जो आएगा वो क्या होगा, वो मैंने इसको ओल्ड फार्मूला यहाँ लिख दिया जो पीछे क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में यही फार्मूला है। ठीक है, ये देखें, क्वेश्चन में यही फार्मूला है, इसी को मैंने वहां लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब मैं इसमें वैल्यू k प्लस 1 पुट करता हूं जहां n है। तो ये पार्ट को उसी तरह होगा, ये आपका आ जाएगा अब 2 इनटू, आप देखिए n की जगह k प्लस 1 लगा हुआ है, माइनस ये अपना हो गया और ये 1, ये यहाँ आ गया, और यहाँ इस तरफ n स्क्वायर था, तो n स्क्वायर में k प्लस 1 का स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व किया तो ये पार्ट अपनी जगह आ गया, प्लस जब इसको मैंने सॉल्व किया, खोला, तो ये बन गया 2k, और प्लस ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बन गया, 2k प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस 2 माइनस 1, जब ये सॉल्व हुए तो 1 ही बना, तो 2k प्लस 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2k के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 प्लस 2 और ये माइनस 1, ये आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो 2 से जब 1 जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बना पूरा, और ये आपका k प्लस 1 स्क्वायर बना। अब इसका स्क्वायर भी आप खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्क्वायर आया हुआ है, तो स्क्वायर से दोबारा हमने ये बनाया था, लेकिन आप इसको खोल भी सकते हैं। ये बनता है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा फिर। ठीक है जी, आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर खोल दें, लेकिन अगर नहीं खोलते तो भी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी रह सकते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब हम लेते हैं, जब ये इक्वेशन 2 बन गई है, 1 भी बन गई है, अब हम लेते हैं कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। हमने इस साइड से ये साइड बनानी है, हमने साबित करना है कि ये साइड बराबर है इस साइड के, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2 की। वो हमारे पास ये हो गई पूरी। इसमें जहां तक आपको p ऑफ k की वैल्यू नजर आ रही है, यानी ये वाली, इसको रिप्लेस कर दें k स्क्वायर से, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया k स्क्वायर से, प्लस यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्लस 2k प्लस 1, प्लस 2k प्लस 1 बाकी का, तो वो हमने यहाँ पे इसके साथ लिख लिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने रिप्लेस कर दिया, ये पूरा का पूरा किससे, ये k स्क्वायर से, और बाकी उसका जो पोर्शन वो इसके साथ लिख दिया। टेक द वैल्यू ऑफ p ऑफ k फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सब्स्टिट्यूट इट इनटू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, ये बयान भी लिखा हुआ है। सो जब इसको आप खोलेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बनता है। जब आपने ये ब्रैकेट उड़ा दिए तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये किस चीज का स्क्वायर है, ये k प्लस 1 का होल का स्क्वायर है।
इसको अगर देखें तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इधर इसका स्क्वायर खोल देते हैं तो इस जगह तक आप जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपका ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के बराबर निकल आएगा। अगर आप इस स्टेप पे आते हैं यानी इसी को दोबारा इस शक्ल में लाते हैं तो फिर एक स्टेप ये आ जाएगा। तो ये देखें, ये बन गया और ये भी बन गया। ये हमारा राइट हैंड साइड ऑफ 2 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड देखें और ये भी देखें, ये दोनों सेम हो गए। Hence P of k plus 1 is true and consequently by mathematical induction the given proposition function is true for all integer n is greater than or equal to 1। तो ये भी हमने साबित कर दिया कि ये ट्रू है। तो ये 3 स्टेप किए जाते हैं हमेशा और इन 3 स्टेप्स में इसको तमाम इंटीजर वेरिएबल के लिए ट्रू साबित किया जाता है किसी भी प्रोपोजिशन को। तो ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का पोर्शन था। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आपके उसमें लाइन में, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपली इसमें इंट्रोडक्शन इसका डाल दिया है। आप इसको फिर मजीद इसको एक्सप्लोर कर भी सकते हैं। नहीं तो इसी को सेट कर लें, तैयार कर लें। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है? अभी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आप पढ़ भी रहे हैं, उसमें भी सर ने आपको इसमें तफसील में बताया होगा, शायद सर शाकिर ने। तो वो पढ़ा भी देंगे बाकी भी उसी में, क्योंकि उसमें सारा एल्गोरिथम ही है। तो यहीं पे उसका इंट्रोडक्शन मैंने डाल दिया है। सो व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है? An algorithm is a finite set of precise instruction for performing a computation or for solving a problem। ठीक है जी, ये प्रिसाइज फाइनाइट स्टेप्स होती हैं। फाइनाइट का मतलब है कि गिने हो, जिनकी गिनती हो सके, काउंटेबल स्टेप्स होती हैं। ठीक है, फाइनाइट मींस काउंटेबल, इनफाइनाइट नहीं। जैसे हमने बैक पे अभी इनफाइनाइट पढ़ा, तो यहाँ पे फाइनाइट है। एल्गोरिथम क्या है? फाइनाइट सेट होते हैं, काउंटेबल सेट होते हैं, गिन सकते हैं आप उसको। ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन, बहुत ही प्रिसाइज। प्रिसाइज मींस बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही कंपैक्ट एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसे मतलब उसकी एक लाइन में ही सारा कुछ होता है, प्रिसाइज होती हैं, बड़ी प्रिसाइज। वो कहते हैं ना, ये बात कही है इसने, यानी छोटी सी बात में बहुत ज्यादा इल्म होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है उसमें। ठीक है जी, तो कभी कभी छोटी सी बात में भी, कही हुई बात में भी बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। तो ये फाइनाइट सेट ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन होती हैं। इनको यूज किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग अ कंप्यूटेशन, या तो कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है इनको, या फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ऐसी इंस्ट्रक्शंस को एल्गोरिथम कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग टू डिस्टिंक्ट वैल्यू। एक एल्गोरिथम डिस्क्राइब करो जो कि फाइंड करे किसी भी एक बड़ी वैल्यू को अमंग दो मुख्तलिफ वैल्यू, यानी दो वैल्यूज दी गई हैं मुख्तलिफ किस्म की, उसमें से वो लार्जेस्ट फाइंड कर दे। ऐसा एल्गोरिथम हमें बना के दो। तो सॉल्यूशन में क्या है? वी परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। तो ये हम स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? दो वैल्यू लेंगे। सबसे पहले डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी। फॉर एग्जांपल ये n1 है, ये n2 है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 कोई भी हो सकता है, ये फॉर एग्जांपल 2 है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल 4 है। ठीक है, स्टेप 2 में हमने इनपुट किया। स्टेप 1 में रीड मतलब इनपुट करना, दो वैल्यू इनपुट किए, उसके बाद चेक लगा दे, कंडीशन लगा दी है। इफ कंडीशन है स्टेटमेंट, n1 यानी नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, क्या नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से? अगर है तो देन सेट कर दो लार्ज इज इक्वल टू n1। ठीक है, उस पे आप पॉइंटर लगा दो कि n1 ग्रेटर है। ये संभाल लो इसको, रिजल्ट को। अगर ऐसा नहीं है, एल्स सेट कर दो लार्ज इज इक्वल टू नंबर 2। तो डेफिनेटली नंबर 2 फिर ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, तो 2 कंपेयर होगा 4 से। क्या 2 ग्रेटर है 4 के? नहीं, तो ये नहीं चलेगा, ये पॉइंट ये चलेगा। ठीक है, तो n2 ग्रेटर है तो n2 संभाल लिया जाएगा। उसके बाद इफ स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी, एंड इफ स्टेप स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि दोनों चल गई हैं। उसके बाद डिस्प्ले कर दो लार्ज। लार्ज चूंकि पड़ा था हमारे जो क्यू था, रिजल्ट क्यू था, उसमें n2 लार्ज साबित हो गया था, तो n2 डिस्प्ले हो जाएगा, यानी 4 डिस्प्ले हो जाएगा। और एग्जिट। तो ये एक एल्गोरिथम है किसका? एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का। तो कितना इजी है, कितना सिंपल है, आपने देख लिया इसको। ठीक है, तो एल्गोरिथम एक एक प्रिसाइज तरीकेकार होता है, एक प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फाइनाइट स्टेप्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं किसी भी कंप्यूटेशन के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, तो ये एल्गोरिथम हो गया। अब एल्गोरिथम की एक और टॉपिक आपकी उसमें है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है।
एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? Algorithm complexity is a rough approximation of the number of steps necessary to execute an algorithm. कितने स्टेप्स इसको कितने स्टेप में ये इसने फाइंड किया कि ये नंबर ग्रेटर है। ये इसकी हम एक रफ अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसको, कि प्रोग्रामर कहता है कि इसको कम से कम इतने स्टेप लगेंगे, 2 स्टेप लगेंगे, 3 स्टेप लगेंगे, 4 स्टेप लगेंगे या 5 स्टेप लगेंगे। जैसे यहाँ पे 5 स्टेप लिखे हुए हैं, तो 5 स्टेप्स में इसने फाइंड किया। ठीक है? ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो टोटल कितने स्टेप्स, तो ये हम एक एप्रोक्सीमेशन देते हैं कि किसी भी एल्गोरिथम को जब हम फाइंड करते हैं कि एक रफ एप्रोक्सीमेशन देते हैं कि वो कितने स्टेप्स में एग्ज़ीक्यूट होगा। कितने स्टेप्स में, यानी एक प्रोग्राम है जैसे, वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट एग्ज़ीक्यूट हो जाता है और आपको रिज़ल्ट दे दे, ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमिन करने के लिए हम 2 उसकी मेन चीज़ें यूज़ करते हैं। एक को कहते हैं टाइम और एक को कहते हैं स्पेस। टाइम में क्या है कॉम्प्लेक्सिटी के? मीन्स हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। कितना टाइम उसने लिया। अगर ज़्यादा लिया है तो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। अगर कम टाइम लिया है तो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कम है। ठीक है? यानी रफ approximation of the number of steps necessary to execute an algorithm। तो इसको हम फिर टाइम और स्पेस से कंपेयर करते हैं, कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट होने में। तो डेफिनेटली अगर एक बंदा है, एक बूढ़ा बंदा है, अगर एक बूढ़ा बंदा काम पे लगा हुआ है तो वो ज्यादा टाइम लगेगा उस काम करने के लिए, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो उसकी जगह आप थोड़ा सा ताकतवर बंदा रखें, थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट रखें, थोड़ा जबरदस्त किस्म का बंदा हायर करें, तो उससे वो क्या होगा, तेज काम करेगा। तो जितना तेज टाइम कम लगेगा और काम भी तेज होगा, यानी इनपुट जितना भी ज्यादा होता है, डिपेंड करता है इनपुट पे। आप इनपुट कितना रख रहे हैं, आप इनपुट में जो डेटा इसको इनपुट दे रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 नंबर के दरमियान में लार्जेस्ट फाइंड किया, करना चाहा 2 नंबर के दरमियान में। यहाँ पे 1000 नंबर भी हो सकते हैं, तो 1000 नंबर का अगर वो निकालेगा तो वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। कितना टाइम लेगा? वो कंपेयर करेगा और रिजल्ट सँभालेगा, कंपेयर करेगा, रिजल्ट सँभालेगा, कंपेयर करेगा, रिजल्ट सँभालेगा। ठीक है? तो कितना टाइम लगेगा वो रिजल्ट फाइंड आउट करने में? तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस, दूसरे नंबर पे स्पेस मीन्स हाउ मच स्पेस इट टेक्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन फॉर स्टोरिंग रिजल्ट्स। ठीक है जी, कितना स्पेस उसको दरकार है जब वो चलता है, जब वो स्टार्ट होता है, तो उसको कितना स्पेस दरकार होता है मेमोरी में। हमारी मेन मेमोरी में, हमें कंप्यूटर में मेन मेमोरी में ये एल्गोरिथम फॉर एग्जांपल चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसको मेमोरी तो चाहिए। उसको डेटा सँभालने के लिए वो कंपेयर करता जा रहा है डेटा को और सँभाल रहा है, और या उसने लिस्ट ऑफ डेटा अपने लिए जमा कर लिया है, 1000 नंबर हैं, 1000 के 1000 नंबर ले आया है और मेमोरी में रख दिए हैं। अब उसको कंपेयर कर रहा है, उसका रिजल्ट निकाल के मेमोरी के दूसरे सेल में रख रहा है, रिजल्ट निकाल रहा है और अगले सेल में रख रहा है, रिजल्ट निकाल रहा है और अगले सेल में रख रहा है। तो आपका जो वो एल्गोरिथम है, वो किस तरह वो स्पेस को मैनेज कर रहा है? तो इसके लिए भी हम इसको कॉम्प्लेक्सिटी में कंसीडर करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा स्पेस पकड़ रहा है आपका एल्गोरिथम, तो इसका मतलब है ये अच्छा एल्गोरिथम नहीं है। ठीक है? सबसे पहली बात, एक हम इसकी एल्गोरिथम की रफ एप्रोक्सीमेशन करते हैं, एक ठीक है? कि ये कितने नंबर ऑफ स्टेप्स इसको दरकार है, नेसेसरी हैं, ताकि ये एग्ज़ीक्यूट हो पूरा का पूरा। उसमें फिर हम स्टेप्स को टाइम और स्पेस से कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं। स्टेप्स मीन्स टाइम एंड स्पेस। टाइम मीन्स कितना टाइम उसने लिया, ठीक है जी, और कितनी उसने स्पेस कंज्यूम की ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, और कितना उसने टाइम लिया एग्जीक्यूट होने के लिए कंप्लीटली। उसने 1000 में से बड़ा नंबर निकाल के दिया मुझे। तो वो तो कंपैरिज़न करता है ना, इसको तो मशीन को तो पता नहीं है कि 1000 बड़ा है, तो वो पहले 1 को देखेगा, 2 को देगा, 3 को देगा, 4 को देगा, 5 को देगा, 6 को देगा, तो 1000 तक पहुँचेगा। ठीक है? तो इस तरह के हम या उसको कह दें कि यार आप सेंट्रल वैल्यू निकाल के दें। 1 से 1000 की सेंट्रल वैल्यू तो 500 होगी, तो वो पहले कंपैरिज़न करेगा। तो कितना टाइम लेता है कंपैरिज़न में, ठीक है? कितना कम लेता है, कितना ज़्यादा लेता है, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है जी, कि वो कितने उसकी टाइम लगा, कितना उसने स्पेस ली।
तो ये एल्गोरिथम यानी प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन होती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है, जिन्हें हम यूज़ करते हैं किसी भी कंप्यूटेशन के लिए या उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए फिर हमने एक एग्जांपल एल्गोरिथम भी देखी, देन उसके बाद हमने एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी देखी। इसमें इसके मोस्टली आपको पढ़ाया भी जाएगा, सर शाकिर पढ़ाएँगे भी, ये लीनियर सर्च और फिर उसके बाद बाइनरी सर्च हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में, तो उसमें भी ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है। लीनियर सर्च जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, लीनियर मीन्स सीक्वेंशियली वो डेटा को चेक करता है और उसमें से डेटा फाइंड करता है। यानी आपने 1 से 10 तक वैल्यू ली है और उसमें आप कह दें कि 9 को मैंने फाइंड करना है, तो इसका एल्गोरिथम लीनियर सर्च एल्गोरिथम हर एक वैल्यू को चेक करेगा 10 के साथ। क्या फर्स्ट पोज़ीशन पे 10 पड़ा है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, तो 1 बाय 1 चेक करता है। तो वो तब जब 10 कहीं कहीं पे उसको मिल जाता है तो वो कहता है 10 मिल गया, इस जगह पड़ा हुआ है। अगर नहीं मिलता तो -1 रिटर्न करता है। इसी तरह एक बाइनरी सर्च होता है, एक लीनियर सर्च है, एक बाइनरी सर्च है। तो लीनियर सर्च ज़्यादा टाइम लेता है, लगाता है और ज़्यादा स्पेस कंज़्यूम करता है। तो इसी के बरअक्स बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च क्या करता है, वो मिडल पे तोड़ देता है सारी वैल्यूज़ को और कंपेयर करता है राइट साइड की वैल्यूज़ से और लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ से। यानी अगर आपने 9 फाइंड करना है, 9 दे दिया है सर्च में कि मुझे इस एरे में 9 फाइंड करके दो, तो वो क्या करेगा, एरे के 2 हिस्से कर देगा। बाइनरी मीन्स 2, ठीक है? और 2 हिस्से करने कैसे करेगा? एक सेंट्रल वैल्यू रखेगा, सेंट्रल वैल्यू, उसकी एक साइड लेफ्ट और एक साइड राइट, यानी आपके जैसे आप हैं, आप सेंटर में हैं, आपकी बॉडी और आपका एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है। तो वो देखेगा कि क्या लेफ्ट पे ये वैल्यू 9 मुझे मिलेगी या राइट में मिलेगी। तो वो फॉर एग्जांपल उसने 5 को सेंटर पॉइंट कह दिया है या 6 को सेंट्रल पॉइंट कह दिया है। तो वो 9 कंपेयर करेगा पहले मिड के साथ, मिड वैल्यू के साथ, 6 के साथ या 5 के साथ, जो सेंट्रल वैल्यू होगी। उसके बाद जब वो देखेगा कि ये मिड पे तो ये वैल्यू नहीं मिली, ये 5 या 6 जो है या ये 9 के बराबर नहीं है, यानी ये 9 यहाँ नहीं पड़ा हुआ, 9 तो फिर किधर पड़ा है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जब नहीं है तो 9 6 से भी आगे है या 5 से भी आगे है, तो वो पीछे वाले 1, 2, 3, 4 को छोड़ के, 5 को छोड़ के आगे वाले को देखेगा फिर, डायरेक्ट। वो पीछे को देखेगा ही नहीं, कंपेयर ही नहीं करेगा। तो इसमें स्टेप्स कम हो जाते हैं, 2 या 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स में वो डेटा निकल आता है। तो इसको कहते हैं कम्प्लेक्सिटी उसकी कम है। ठीक है जी? तो ये मैंने इसमें आपको काफ़ी आइडिया दे दिया है, मज़ीद आपको शागिर्द से भी उसमें पढ़ा देंगे। तो ये होती है एल्गोरिथम और एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी। आज हमारा वीक 9 था, वीक 9 कंप्लीट हो गया। यानी 8 और 9 इकट्ठे थे, तो उसमें सीक्वेंस था और फिर मैथमेटिकल इंडक्शन था और फिर ये एल्गोरिथम और एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी। तो ये हमारा विद एग्ज़ाम्पल्स आपके लिए ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया वीक 9। इसके अलावा आप मिड जो है आपका वो आएगा उसमें वीक 8 तक, यानी उसमें सीक्वेंस तक का पोर्शन हम इंक्लूड करेंगे, वीक 9 का इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है? यानी मैथमेटिकल इंडक्शन का पोर्शन नहीं होगा उसमें या उससे ऑनवर्ड ये। तो ये चीज़ आप ज़हन में रख लें कि आज हमारा वीक 9 कंप्लीट हो गया है, मिड में आपका वीक 8 तक का कोर्स होगा, यानी सीक्वेंस तक का कोर्स। उम्मीद है कोई इश्यू नहीं होगा। प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, सेम मेथड है, सिर्फ़ आपने वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले बेस स्टेप और फिर उसके बाद इंडक्टिव स्टेप। बेस स्टेप में फर्स्ट वैल्यू के लिए चेक करें, देन उसके बाद नेक्स्ट के लिए जो हमारे पास इंडक्टिव स्टेप है उसमें फॉर n इक्वल टू k के लिए तो हम अज़्यूम कर लेते हैं, उसका निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं उसको नाम, k+1 के लिए फिर हम थोड़ा-सा प्रोसेस करते हैं। कोई भी इश्यू हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।